हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो करा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम आप क्वेश्चन आंसर वीडियो कराइए। तो ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर फर्स्ट, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। निम्नलिखित कथन सही हैं या नहीं, इसमें हमें ये बताना है। ठीक है, तो का सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो सांख्यिकी है उसमें मात्रात्मक आंकड़े ही आते हैं कि कौन से आंकड़े कितने हैं, ये सब उसमें आते हैं। ठीक है। खा सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। बिल्कुल गलत। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि क्या करती है, वो समस्याओं को दिखाती है कि इतने प्रतिशत आंकड़े ये कहते हैं, इतने प्रतिशत आंकड़े ये कहते हैं। तो वो समस्याओं को दिखाती है, ना कि उनका समाधान करती है। ठीक है। अब हम आते हैं गा पे। आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल राइट। सांख्यिकी का मतलब ही यही है कि सांख्यिकी में हर प्रॉब्लम, हर चीज़, सारी चीज़ें आंकड़ों के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं। अगर सांख्यिकी में आंकड़े नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बस स्टैंड या बाज़ार में होने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए और इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तो पहले तो हमें देखना है कि बस स्टैंड और बाहर क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, मतलब क्या क्या काम होते हैं, और उसमें से आर्थिक कितने हैं, मतलब घरेलू टाइप के। तो देखिए ये सारा होता है। बाहर उत्पादन भी होता है, जब हम देखते हैं कहीं पे सामान बन रहा होता है उसका उपयोग भी हम देखते हैं, बाहर उपयोग भी होता है। निवेश भी होता है बाज़ार में। निवेश आप जानते हैं, पैसा लगाना किसी चीज़ में। ठीक है। वितरण भी होता है। वितरण का मतलब होता है बांटना। जैसे कि हम वहाँ से सब्जियाँ खरीद रहे हैं तो सब्जियों का वितरण हो रहा है। कहाँ से सब्जियाँ आती हैं, फिर मार्केट में आती हैं, फिर घर घर जाती हैं। अब वो किस तरीके से जाती हैं वो बात अलग है, लेकिन वितरण तो होता है ना। इसके बाद विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज, चीज़ों का आदान प्रदान होता है और पैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये सारे काम जो हैं बाहर बाज़ार में होते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सरकार और नीति निर्माता, जो नीति निर्माता होते हैं, जो सरकार को नीतियाँ बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो हमें 2 उदाहरण से इसकी व्याख्या करनी है। ये खुद ही हमें बता रहे हैं कि सरकार और नीति निर्माता जो होते हैं वो सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं सांख्यिकी का उपयोग, हमें 2 उदाहरण देके बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पहले तो क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। हमें खुद ही बताना है ये चीज़ कि जो नीति निर्माता और सरकार होती है वो सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं ये हमें इसमें बताना है उदाहरण में। आंकड़ों के समर्थन के बिना किसी भी सरकारी नीति का निर्माण संभव ही नहीं है। क्योंकि कोई भी नीति कैसे बनाई जाती है, जब हम समस्या देखेंगे और समस्या किस लेवल पर है ये भी देखेंगे, और समस्या का लेवल देखने के लिए हमें क्या देखना है, आंकड़े। सरकार सभी आर्थिक समस्याएं, चाहे वह निर्धनता हो मतलब गरीबी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे जननांकीय चुनौतियां हों, ठीक है, कि लड़कियां ज़्यादा हो गई या लड़के ज़्यादा हो गए या कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, समाधान करने के लिए हमेशा सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वही प्रयोग में आते हैं। बिना आंकड़ों के सांख्यिकी का या नीतियों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब हमें प्रॉब्लम का लेवल ही नहीं पता होगा, लेवल क्या है, तो क्या खाक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उदाहरण के लिए यदि सरकार बालिकाओं की मतलब लड़कियों की शिक्षा स्तर में सुधार करना चाहती है तो पहले सरकार को देखना होगा ना कि देश में कितनी लड़कियां हैं जो एजुकेटेड हैं या एजुकेटेड हो रही हैं, कितनी लड़कियां जिनको पढ़ाया ही नहीं जाता, और टोटल कितनी लड़कियां हैं, उनमें से कितनों को स्कूल भेजा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें किसके माध्यम से पता चलेंगी, सांख्यिकी के आंकड़ों के माध्यम से ही तो पता चलेंगी। तो पहले इस समस्या की गंभीरता एवं कारण जानने की आवश्यकता है। इसमें सांख्यिकी उपकरण बहुत मदद करते हैं। नीति उद्घोषणा के बाद नीति की प्रभावशीलता जानने के लिए भी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा। ये सब जानने के बाद जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इसलिए सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए सांख्यिकी का उपयोग करते हैं।
या प्रयोग करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया। आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं। बिल्कुल हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन भी सीमित हैं। ये दोनों कथन आपको ना 11th में, 12th में, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में ये दोनों चीज़ें आपको सुनने में मिलती रहेंगी। आवश्यकताएं सीमित हैं, असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। उदाहरण द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब हमें बताना है कि क्या है ये, क्या बात की गई है। तो देखिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित हैं, असीमित हैं। असीमित मतलब बहुत ज़्यादा हैं, कभी ख़त्म नहीं होने की। वो है जैसे कि आज मुझे आईफोन चाहिए, अगर मुझे आईफोन मिल भी जाता है तो कल मुझे एक कार चाहिए, अगर कार भी मिल जाती है तो अब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है तो अब मुझे 10 हेलीकॉप्टर चाहिए, अब मुझे सोने का हेलीकॉप्टर चाहिए। मतलब ये फितरत है, इंसानी फितरत है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। ये जो हमारी आवश्यकता का घड़ा है ना, मटका, ये भरता जाता है। ठीक है, तो ये कथन ही नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। और दूसरा, उनकी पूर्ति करने के लिए संसाधन सीमित हैं, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, चाहे वो खनिज हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, लकड़ी, लोहा, तांबा, जिन भी चीज़ों से कोई भी सामान बनता है वो सारे दुनिया में सीमित हैं, वो हम सबके लिए पूरक नहीं हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो मैंने तुम्हें समझाया है आंसर पे। हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं परंतु उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित हैं। उदाहरण के लिए, आपके परिवार की आय सीमित है जबकि आपकी इच्छाएं असीमित हैं। हमारी जो आय होती है वो सीमित होती है ना, कि जैसे हर महीने 30,000, 40,000, किसी की 1 लाख फिक्स होती है ना कि इतनी ही आएगी, लेकिन हमारी इच्छाएँ कितनी होती हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। आप इतनी सारी वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदना चाहते हैं पर आप अपनी सीमित आय में नहीं खरीद सकते, अतः आपको चयन करना पड़ता है, मतलब चुनना पड़ता है कि इसी तरह आपके पास सीमित समय है, उसके बहुत से उपयोग हैं। आप खेलना भी चाहते हैं, नाचना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं और सोना भी चाहते हैं और बातें भी करना चाहते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, वही करते हैं, हमें वही चुनना पड़ता है जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो तो असीमित हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण इसमें आय का दिया हुआ है, क्योंकि ये सच में होता है कि हमारी आय सीमित होती है, हमें पता भी होता है, फिर भी हमारी कितनी इच्छाएं होती हैं। तो जैसे कि इस महीने मुझे आईफोन चाहिए, 3-4 जोड़ी नए कपड़े चाहिए, सैंडल चाहिए, मेकअप चाहिए, लेकिन मैं क्या चुनूँगी उसमें से? किचन का सामान, ठीक है, घर में क्या ज़रूरत है, अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो मैं अपने लिए जो भी मुझे चाहिए वो मैं ख़रीद लूँगी। तो हमें चुनना पड़ता है, ठीक है, हमें चुनना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करेंगे जिनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं? तो आप बताइए कैसे करेंगे अपने आप से। हालांकि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं परंतु ये आवश्यकताएं तीव्रता एवं अनिवार्यता के स्तर से भिन्न हैं। मतलब हमारी वैसे तो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन सब ज़रूरतें भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे एक ज़रूरत वो होती है जिसको पूरा करना ही करना है, हर हाल में करना है, कहीं से भी जुगाड़ करना है और उसको पूरा करना है। एक वो होती है जैसे कि किचन का सामान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खाना बंद नहीं करेंगे हम, इस महीने भी खाना है, लेकिन आईफोन कोई बात नहीं, 2 महीने बाद भी आ जाएगा, 1 साल बाद भी आ जाएगा तो चलेगा। तो आवश्यकताओं में फ़र्क होता है, ठीक है। आवश्यकताएं अन्य आवश्यकताओं की तुलना में अति तीव्र और अनिवार्य होती हैं। हम अति तीव्र एवं अनिवार्य आवश्यकताओं को पहले प्राथमिकता देते हैं, है ना। जो ज़्यादा तीव्र और जो ज़्यादा आवश्यक है हम उसको पहले लाते हैं, फिर बचे कुचे में जो है दूसरा लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता है, ठीक है, तथा एक मकान खरीदना चाहता है क्योंकि वह किराए के मकान में रह रहा है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह पहले मकान खरीदेगा, बाद में घूमने जाएगा, क्योंकि पहले जो उसकी आवश्यकता है वो मकान खरीदने की ज़्यादा तीव्र है, मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घूमने अगले साल भी चला जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन मकान इस साल खरीद लेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें आवश्यकताओं में से भी चुनना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। एक उपभोक्ता ऐसा समूह खरीदना चाहता है जो उसे अधिकतम उपयोगिता प्रदान करता हो।
एक उत्पादक ऐसे समूह का चयन करता है जिससे उसे उत्पादन लागत न्यूनतम पड़ती है। एक निवेशक ऐसे निवेशों का चयन करता है जो उसे अधिकतम लाभ देते हैं। जैसे उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है जो सामान को खरीदता है, तो उपभोक्ता को चाहिए कम पैसे में चीज़ मिल जाए। उत्पादक को क्या चाहिए? जो सामान बनाता है, उत्पादक को चाहिए कि कम पैसों में वो चीज़ बन जाए ताकि मार्केट में अच्छे प्राइस में बिके। और एक निवेशक जो पैसों को निवेश करता है, लगाता है चीज़ों में, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इससे अधिक से अधिक लाभ मिले। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप भी दे सकते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों लिया, आप क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं, और अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, और जो बुक में है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जॉब करेंगे ये तभी हमारे काम आएगा, ये हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है। कैसे जानते हैं आंसर में? अर्थशास्त्र की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। नंबर 1, पहले हम एक उपभोक्ता के रूप में देखेंगे, एक खरीदार के रूप में। जैसे कि अगर हम उपभोक्ता हैं, मतलब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो अर्थशास्त्र हमारे लिए कैसे है? तो का हम देख रहे हैं, एक उपभोक्ता के रूप में सभी की सीमित आय एवं इससे हम अपनी असीमित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अर्थशास्त्र हमें उपभोग एवं आय के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के आवंटन से संबंधित संयोग का निर्णय लेने में सहायता करता है कि वस्तुओं का और हमारी इच्छाओं को किस तरीके से बांटा जाता है, हमें किस चीज़ का चयन करना चाहिए, ये सब हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। एक उत्पादक के रूप में, मतलब जो सामान बनाते हैं, हम इनमें से कोई भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं। उत्पादक के रूप में एक उत्पादक इस तरह वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहता है जिससे उत्पादन की लागत न्यूनतम आए, मतलब लागत कम से कम हो और लाभ अधिक से अधिक हो। अर्थशास्त्र हमें ऐसे सिद्धांत देता है जिससे हमें ये पता चले कि कैसे न्यूनतम लागत होगी और कैसे अधिकतम लाभ होगा। तो इसलिए ये हमें हमारे लिए जो है अच्छा है अर्थशास्त्र। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, गा पे। एक निवेशक के रूप में, तो एक निवेशक क्या चाहता है कि वो जब अपने पैसे किसी चीज़ में लगाए, कहीं पर इन्वेस्ट करे, तो वहाँ पे उसके पैसों का जो जोखिम है, ख़त्म होने का जोखिम कम से कम हो, इनफैक्ट ना हो, और उसको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ पे उसे अर्जन ज़्यादा मिले, पैसे ज़्यादा मिलें वापस। तो ये संयोग भी जो है अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे घ, एक नागरिक के रूप में। अगर हम एक नागरिक हैं, एक नागरिक के रूप में अर्थशास्त्र हमें सरकारी नीतियों का समाज एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में सहायता करता है। तदनुसार हम ये कह सकते हैं कि सरकार कुशलता से कार्य कर रही है या नहीं। मतलब सरकार जो नीतियाँ बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं, और जो नीतियां सरकार हमें बताती है कि हमने जीएसटी बढ़ा दी या फिर जीएसटी घटा दी और बहुत सारी चीज़ें टैक्स बढ़ा दिए, घटा दिए, तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हमें समझ में आ जाएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा है या नहीं है। ये चीज़ें भी हमें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं घा के बाद अड़ा। एक मनुष्य के रूप में, अगर हम एक इंसान के रूप में देखें, जब हम दुर्लभता के सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय जो है, टाइम हमारा सबसे दुर्लभ और गैर पुनर्नवीकरणीय स्रोत है। मतलब टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा स्रोत है हमारे पास, एक ऐसा संसाधन है ये कि जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। हमें ये पता चलता है अपनी पूरी संपत्ति खर्च करके भी हम जीवन का एक क्षण, मतलब एक पल भी हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। अतः हमें अपने समय का आवश्यक ही सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। मतलब हमें टाइम गलत जगह स्पेंड नहीं करना है, टाइम का हमें बिल्कुल सही उपयोग करना है, क्योंकि हमारी लाइफ का एक एक पल इम्पोर्टेंट है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, चाहे हम इस पर कितना भी पैसा खर्च कर दें। ये हमें कुशलता, सर्वोत्तम उपयोगिता और कोई बर्बादी नहीं, विवेकशीलता तथा निर्णय लेने, लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर सिखाता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सांख्यिकी विधियाँ सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती। अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये कहना चाहते हैं कि सांख्यिकी की जो विधियाँ हैं वो सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती। मतलब ये
कि हम जो सांख्यिकी में आंकड़े देखते हैं और उससे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो हमेशा सटीक नहीं बैठते। जैसे कि अभी आपको आंसर पढ़ के पता चलेगा, सांख्यिकी विधियां सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं होती। बहुत बार सांख्यिकी ऐसे परिणाम देती है जो सामान्य बुद्धि के आधार पर बिल्कुल अर्थहीन होते हैं, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं होता। वास्तव में तो सामान्य बुद्धि का कोई भी स्थानापन्न है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर से पता चल रहा है, एक व्यक्ति ने एक सर्वेक्षण किया, ठीक है, मतलब एक सर्वे किया और पाया कि जिन स्थानों पर अस्पताल ज़्यादा थे तो वहाँ पे मृत्यु दरें भी बढ़ रही थी, मतलब वहाँ पे मौतें भी ज़्यादा हो रही थी। तो इस हिसाब से तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं कि अस्पताल जो है वो मृत्यु का कारण है, कि हम ज़्यादा अस्पताल बनवाएंगे तो ज़्यादा मृत्यु बढ़ेगी, क्योंकि सांख्यिकी तो किस पे चलती है, आंकड़ों पे चलती है। अब हमने वहाँ मृत्यु के आंकड़े देखे तो मतलब मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो ये तो एक गलत तथ्य हो गया ना, तो ये चीज़ गलत है। जैसे कि एक अन्य उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जैसे मान लीजिए एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अंकों को उनके कद पर आंकड़े बना रहा है, उनके कद के हिसाब से बना रहा है। तो हमने देखा कि जो छोटे कद वाले विद्यार्थी थे उनके नंबर ज़्यादा थे और जो लंबे कद वाले विद्यार्थी थे उनके नंबर कम थे। तो क्या हम ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि कद जो है वो अच्छे अंक दिखाता है, कि छोटे कद वाले ज़्यादा अच्छे अंक दिखाता है? हम कह सकते हैं कि कद ही अच्छे अंकों का कारण है? ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो पढ़ाई और अपने माइंड पे डिपेंड करता है। तो कई बार जो है सांख्यिकी इस तरीके से सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं हो सकती, तो ये इस चीज़ को ये बताते हैं, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर करा दिए हैं। अभी आपको क्लियर हुए हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये साथ में जो ये बराबर में घंटा है ना, इसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।